Hey everyone, welcome to the class. Today we are going to talk about Avogadro's law. आज हम लोग एवोगाड्रो लॉ के बारे में बात करेंगे। तो एवोगाड्रो लॉ बेसिकली दो लॉज को कंबाइन करके बनाया गया है। एक आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को लिया है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से क्या लिया है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जो कहा जाता है कि डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। डिफरेंट एलिमेंट कंबाइनिंग विथ ईच अदर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। अलग अलग एलिमेंट्स जो कंबाइन करते हैं आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में। एक ये लिया गया है। दूसरा लिया गया है गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम में जो कहा जाता है गैसेस कंबाइन विथ ईच अदर इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाय देयर वॉल्यूम। गैसेस जो है वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में बाय देयर वॉल्यूम। सो इन दोनों लॉज को ध्यान में रखते हुए एवोगाड्रो लॉ बना था। लेकिन एवोगाड्रो जो लॉ दिए थे इससे पहले जो दो लॉ अभी बताएं, डाल्टन का और एक गे-लुसेक का, इन दोनों का इस्तेमाल करके एक स्वीडिश के केमिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। का नाम था बर्जीलियस। स्वीडन के एक केमिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस इन दो लॉज का इस्तेमाल करके एक इक्वेशन दिए थे, एक स्टेटमेंट रखे थे। उसी स्टेटमेंट को कहा गया था बर्जीलियस हाइपोथेसिस। बर्जीलियस हाइपोथेसिस। तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस कहता क्या है? बर्जीलियस हाइपोथेसिस कहता है equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contains equal number of atoms। क्या कहता है? equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contains equal number of atoms। ओके, तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या है? बर्जीलियस हाइपोथेसिस स्टेट्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ये बर्जीलियस अपना एक स्टेटमेंट दिए थे, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो इन दोनों लॉज को देने के लिए वो डाल्टन का एक एटॉमिक थ्योरी का इस्तेमाल किया था और डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी यूज़ किए थे, और गे-लुसेक का इस्तेमाल किए थे। गे-लुसेक का लॉ और डाल्टन का लॉ का इस्तेमाल करके वो ये बताए थे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये सारा गैसेस स्टेट पे है। ओके, हाइड्रोजन का इस्तेमाल, हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम मिलाएं तो बना हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि अब जितना भी हुआ था ये वॉल्यूम के टर्म में था, यानी 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिए, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन लिए, तो हमको क्या मिला? 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन लिए, 1 वॉल्यूम क्लोरीन लिए, तो 2 वॉल्यूम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। अब इसमें हम लोग बर्जीलियस हाइपोथेसिस अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग बर्जीलियस हाइपोथेसिस, ठीक है। सपोज करते हैं लेट एन बी द एटम ऑफ ईच गैस। लेट एन बी एटम ऑफ ईच गैस। तो हाइड्रोजन में कितना यूज हुआ था? 1 वॉल्यूम, दैट इज एन वॉल्यूम, एन एटम यूज हुआ था। क्लोरीन में कितना हुआ था? सॉरी, एन एटम। क्लोरीन में भी एन एटम यूज हुआ था। ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एन एटम हाइड्रोजन यूज हुआ,
एन एटम क्लोरीन यूज़ हुआ तो 2n एटम हाइड्रोक्लोरिक गैस बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बना। ठीक है, अब अगर हम पूरे को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, n का वैल्यू हम 1 पुट करते पहले, लेट n इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 1 एटम, क्लोरीन भी हो जाएगा 1 एटम, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाएगा 2 एटम, मतलब एक एटम हाइड्रोजन और एक एटम क्लोरीन क्या देगा हमको 2 एटम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अब अगर हमको एक एटम हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए तो इसको हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज़ 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 1 एटम। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड किए, इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ एटम, यानी क्लोरीन भी हाफ एटम हो गया और हाइड्रोजन भी क्या हो गया हाफ एटम। मतलब एक एटम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए हमको हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए और हाफ एटम ऑफ क्लोरीन चाहिए। लेकिन अगर डाल्टन और गेल ल्यूसेक की थ्योरी को देखें, लॉ को देखें, तो उनका कहना है कि जो भी होगा सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा, यानी कि उस नंबर का फ्रैक्शन या हाफ या डेसिमल हो नहीं सकता। इस वजह से ये क्या हो रहा है, डाल्टन और गेल ल्यूसेक के लॉ को ये क्या कर रहा है, डिनाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर सिंपल होल नंबर रेशियो ना आके क्या आ रहा है, हाफ हो रहा है, हाफ आ जा रहा है। तो इससे ये जो लॉ डाल्टन और गेलुसेक के लॉ के उस लॉ को क्या कर रहा है, डिनाइड कर रहा है, डिनाइड कर रहा है। ओके, अब ये जो बर्जीलियस हाइपोथेसिस हम बता रहे हैं एवोगाड्रो लॉ से पहले, बर्जीलियस हाइपोथेसिस को ही मॉडिफाई करके एवोगाड्रो लॉ, इसी को मॉडिफाई करके अपना लॉ दिए थे एवोगाड्रोज लॉ, इसीलिए बर्जीलियस हाइपोथेसिस पहले बता रहे हैं। तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस यहाँ पे फेल कर गया, ये हाफ हाफ बता रहे हैं। तो इसी को जब थोड़ा सा मॉडिफाई किए, थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या किए, एवोगाड्रो ही बताएं कि रिएक्शन के दौरान जो अल्टीमेट पार्टिकल टेक पार्ट करता है, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट होता भी है और नहीं भी होता है, वो होता है एटम। एटम क्या हो गया, अल्टीमेट पार्टिकल दैट टेक प्लेस इन रिएक्शन एंड may not have independent existence। इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, तो ये बताएं एटम क्या हो गया, और एटम के बाद ये बताए थे मॉलिक्यूल को थोड़ा सा डिफाइन किया था कि मॉलिक्यूल क्या हो गया, मॉलिक्यूल वो हो गया द एलिमेंट दैट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल वो हो गया जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो। ओके, इस दोनों को बता के एवोगाड्रो ये कहते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन में इक्वल नंबर ऑफ, मतलब वो गैस थोड़ा लॉ को थोड़ा चेंज किए, बर्जीलियस हाइपोथेसिस में जो था इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे एटम्स की जगह पर एटम को बदल के ये मॉलिक्यूल बताते हैं। एवोगाड्रो क्या स्टेट करते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वही लॉ है, बस ये एटम जो ये बता रहे थे कि जो एटम था वो उस एटम को बदल के क्या कर दिए, मॉलिक्यूल कर दिए। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देखते हैं। सेम एग्जांपल उठाते हैं, हमारा जो हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तीनों गैसेस स्टेट पे है। अब इसमें एवोगाड्रोस लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो लॉ इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें माने थे एन बी एटम्स, लेट यहाँ पे हो जाएगा लेट एन बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हाइड्रोजन था, क्लोरीन था, HCl दिया था, यहाँ पे n मॉलिक्यूल, इसमें भी n मॉलिक्यूल, तो ये बनाता था 2n मॉलिक्यूल। ओके, अब अगर n की जगह पे हम 1 पुट कर रहे हैं यानी कि 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी 1 मॉलिक्यूल, तो हमको मिल रहा 2 मॉलिक्यूल। अब अगर हमको एक मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बनाना है तो इसको हम अगेन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ मॉलिक्यूल, हाफ मोल। यहाँ भी हो जाएगा हाफ मोल। अब अगर ध्यान दिए तो हाफ मोल, इसमें एक एटम भी हो सकता है या एक से अधिक एटम भी हो सकता है, यानी एटम का डिविजिबल तो नहीं हो रहा है। बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस क्या कर रहा था? एटम को ही डिवाइड कर दे रहा था, जो कि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी को डिनाई कर रहा था। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी कहता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, तो उसको ये डिनाई कर दे रहा था। लेकिन अगर इसमें देखें तो इसमें क्या आ रहा है? हाफ ऑफ मॉलिक्यूल आ रहा है। हाफ मॉलिक्यूल यानी कि यहाँ पे एक एटम भी हो सकता है या एक से अधिक एटम भी हो सकता है। तो इसी वजह से ये इसी चीज़ को मॉडिफाई करने के बाद ये एवोगाड्रो लॉ, डाल्टन और गे-लुसेक दोनों के ही लॉ को ये डिनाई नहीं कर रहा था। तो एवोगाड्रो लॉ क्या हो गया? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।